भारतीय संविधान पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संविधान का भाग 2 नागरिकता। ये सभी क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता के संवैधानिक आधार का अर्थ क्या है? संविधान में नागरिकता के 2 आधार दिए गए हैं, एक संवैधानिक आधार है और दूसरा विधिक या कानूनी आधार। तो संवैधानिक आधार के संदर्भ में 3 कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको निश्चित करना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता प्रदान करने से 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब उस समय जिन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई थी उसे नागरिकता का संवैधानिक आधार कहा जाता है कि संविधान लागू होते समय किन किन व्यक्तियों को नागरिक माना गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मूल संविधान में कुछ वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने से मूल संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस संविधान में कुछ वर्गों के व्यक्तियों को, इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति उस समय भारत में निवास कर रहा था या जिसका जन्म भारत में हुआ था किंतु बाहर निवास करता था, या फिर 26 जनवरी 1950 से पहले वह भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था अथवा पाकिस्तान से भारत आ चुका था, तो ये कुछ वर्गों के व्यक्ति हैं जो इन स्थितियों में थे। इनको उस समय नागरिकता प्रदान की गई मूल संविधान के अंतर्गत, इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि संसदीय विधान हेतु उपबंध सुनिश्चित करने से संविधान में नागरिकता का जो संवैधानिक आधार है इस मामले में संसदीय विधान हेतु उपबंध सुनिश्चित नहीं किए गए, क्योंकि संविधान सभा ने जो संविधान बनाया और जिन वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की वे प्रावधान निश्चित थे, फिक्स थे, वे उनमें संसद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती थी। इसलिए संसदीय विधान हेतु उपबंध संवैधानिक आधार के अंतर्गत नहीं किए गए हैं। इस आधार पर इसका सही आंसर हुआ ए, 1 और 2 सही हैं। 26 जनवरी 1950 को जिन आधारों पर नागरिकता प्रदान की गई उनका सही अनुक्रम क्या है? 26 जनवरी 1950 अर्थात संविधान प्रारंभ हुआ या संविधान लागू हुआ, उस समय जिन व्यक्तियों को या कुछ वर्गों के व्यक्तियों को जो नागरिकता प्रदान की गई थी उनका सही क्रम क्या है? आखिर कौन से वर्गों के, कौन सी कैटेगरी के व्यक्तियों को नागरिकता पहले दी गई आर्टिकल वाइज? तो देन इसका सही आंसर है सी आंसर 2, 3, 1, 4। भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास, यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 5 में, अनुच्छेद 5 में। संविधान के प्रारंभ पर ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दी गई जो या तो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहे थे या आदिवासी थे, अथवा
संविधान लागू होने से पूर्व उसका जन्म भारत में हो चुका था अथवा उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ था संविधान लागू होने से पूर्व। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत ये 3 शर्तें हैं। इस आधार पर सबसे पहले नागरिकता दी गई। फिर इसके बाद है पाकिस्तान से भारत को आव्रजन। भारत के विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। बाद में दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभाएं बनी और दोनों संविधान सभाओं ने अपने अपने देशों का संविधान बनाया। और पाकिस्तान से जो लोग स्वेच्छा से भारत आना चाहते थे उनको अनुमति दी गई। अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई भारतीय संविधान में। और इसके बाद भारत से पाकिस्तान को आव्रजन माइग्रेशन, और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको भी अनुमति दी गई। तो भारत से जो लोग पाकिस्तान गए अनुच्छेद 7 के अंतर्गत आर्टिकल 7, और बाद में फिर वे किसी कारण से लौट के आए भारत वापस, तब भारत सरकार ने उन वर्गों के व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान की। और सबसे लास्ट में ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ था किंतु संविधान लागू होने के समय वे विदेशों में रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में, तो भारत में जन्म हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन उन्हें भारत का नागरिक माना गया था, किंतु संविधान लागू होने के समय वे भारत में निवासी नहीं थे, बाहर रहते थे, यद्यपि उनका जन्म भारत का था। देन इस आधार पर भी उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई और उनसे कहा गया कि विदेशों में जहां जहां भारतीय दूतावास हैं, इंडियन एम्बेसी है, वहां अगर वे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस अवधि में, तब उनको भारत की नागरिकता के लिए पात्र माना जाएगा। देन इसका सही आंसर सी हुआ। भारतीय संविधान नागरिकता के संबंध में संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में संसद को किस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है, इस संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। सही आंसर है इसका बी, केवल 2 सही है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि संसद नागरिकता के संवैधानिक आधार का विस्तार नहीं कर सकती। संवैधानिक आधार का अर्थ है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के श्रेणियों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना। तो यह कार्य उस समय संविधान सभा ने किया था, मूल संविधान में लिख दिया गया, किंतु बाद में संसद इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि संवैधानिक आधार पर प्राप्त नागरिकता का अंत संसदीय विधि के अधीन किया जा सकता है। तो जिन व्यक्तियों ने अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक नागरिकता प्राप्त की है, यदि उनकी नागरिकता को समाप्त करना हो, छीनना हो, तब यह कार्य संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन संभव है, हो सकता है। ऐसी शक्ति संविधान प्रदान करता है। इसलिए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसका आंसर बी, केवल 2 सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता के स्वरूप के संबंध में सही कथन है। नागरिकता का जो स्वरूप संविधान में दिया गया है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं? तीन स्टेटमेंट हैं, ध्यान से पढ़िए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रखा जाता है आईएएस प्री परीक्षा में। सही आंसर है इसका
डी, केवल 3। तीसरा जो स्टेटमेंट है वही सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? मूल संविधान में नागरिकता के संबंध में स्थायी प्रावधान किए गए गलत। मूल संविधान नागरिकता के संबंध में परमानेंट प्रोविजन नहीं करता। मूल संविधान में नागरिकता के 2 आधार वर्णित किए गए हैं। एक संवैधानिक आधार, संविधान लागू होने से पहले किन व्यक्तियों को नागरिक माना गया, और दूसरा संविधान लागू होने के बाद जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में होगा और विदेशों में होगा उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। इसके लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, स्थायी प्रावधान नहीं किए गए हैं। संसद बाद में कानून बनाकर के ही तय कर सकती है कि किस आधार पर व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी अथवा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकता संबंधी उपबंधों के न्यायिक निर्वचन में सहायक है या सहायता करती है। गलत है। संविधान की जो प्रस्तावना है वह नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं करती। तो नागरिकता के बारे में प्रस्तावना में कुछ भी नहीं कहा गया है। और केवल तीसरा स्टेटमेंट इसलिए सही है, इसमें संसद की भविष्यलक्षी विधि को पर्याप्त स्थान दिया गया है। भविष्यलक्षी विधि, प्रोस्पेक्टिव लॉज, इसका अर्थ यह है कि भविष्य में अर्थात संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में होगा और विदेशों में होगा, यदि वे भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहेंगे तब उन्हें नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो भविष्य के ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए संसद को कानून बनाना होगा, और संसद को कानून या विधि बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। और संसद ने इस संबंध में विधि बनाई है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और उसी के तहत 5 आधारों पर भविष्य में इन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है। भारत के किसी नागरिक की नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है? जो व्यक्ति भारत का नागरिक है किसी भी आधार पर, देन उसकी नागरिकता को यदि समाप्त करना हो तब कौन से आधार इसमें सहायक हो सकते हैं? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहां। सही आंसर है सी, 1 और 2। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। पहला इसलिए सही है कि कोई भी नागरिक कभी भी स्वैच्छिक रूप से भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। दूसरा, विधि के अधीन नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 एक विधि है, कानून है, और इसके अधीन सरकार या संसद विभिन्न आधारों पर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि उसका व्यवहार संविधान के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, संस्कृति के विरुद्ध है, राष्ट्रद्रोही कार्यों में अगर वह संलिप्त है, तब उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि राष्ट्रमंडल की संसद द्वारा अनुमोदन नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रमंडल जो एक संगठन है, उसके सभी सदस्य राष्ट्रों का जो एक कॉमन ग्रुप है, वह अगर इस संबंध में कोई रिक्वेस्ट करता है तब इस आधार पर नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। और चौथा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, राज्यों के विधानमंडल या विधानसभाएं अपने राज्यों के निवासियों के संबंध में नागरिकता समाप्त करने के लिए शिकायत नहीं कर सकती। यह कार्य स्वयं भारत सरकार और संसद को करना होता है। राज्य सरकारों को इस संबंध में शिकायत करने का या पहल करने का अधिकार दिया ही नहीं गया है। इसलिए इसका आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। दोहरी नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान की स्थिति किस प्रकार की है? डुअल सिटीजनशिप। तो दोहरी नागरिकता के बारे में
भारत का संविधान किस प्रकार के प्रावधान सुनिश्चित करता है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सही आंसर है ए, केवल एक। मूल संविधान के अधीन दोहरी नागरिकता संभव नहीं है, क्योंकि मूल संविधान एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत और राज्यों की नागरिकता साथ साथ नहीं दी जा सकती। संविधान में ऐसा प्रावधान है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा गलत इसलिए है कि संसद संविधान में संशोधन करके भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं कर सकती, क्योंकि एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में संविधान का बुनियादी लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। इसका अर्थ है कि संसद अब संशोधन के द्वारा भी एकल नागरिकता को छीन नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए आंसर ए हुआ इसका। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्रभावित हो सकती है? कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता कैसे प्रभावित हो सकती है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो देन इसका आंसर है ए, केवल एक। किसी भारतीय महिला द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भारतीय महिला की नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे ही कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से विवाह करती है, तब उसकी नागरिकता अपने पति की नागरिकता के समान हो जाएगी, यानी विदेश की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाएगी। और भारत का संविधान एक साथ भारत की नागरिकता और किसी राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। तो एक बार में कोई व्यक्ति या तो भारत का नागरिक रह सकता है या फिर किसी अन्य देश का। दोनों देशों का या दो से अधिक देशों का नागरिक नहीं रह सकता संविधान के अनुसार। इसलिए भारतीय महिला को विवाह करने के पश्चात भारत की नागरिकता छोड़नी होगी या फिर उसको वंचित किया जाएगा कानून के अधीन। इस प्रकार इस कैटेगरी में नागरिकता प्रभावित अवश्य होती है। दूसरी कैटेगरी में नागरिकता प्रभावित नहीं होती। यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करती है, तब भारतीय पुरुष की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विदेशी महिला को विवाह करने के पश्चात यह विकल्प दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है, और वह भी पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो विवाह के पश्चात उन्हें पहले लगातार 5 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा और फिर वह रजिस्ट्रेशन कराएंगी और रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे सोनिया गांधी जी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से विवाह किया। देन सोनिया जी विदेशी महिलाएं और बाद में विवाह के पश्चात वो भारत में रहीं और पंजीकरण के आधार पर उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। तो आंसर हुआ ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों में से कौन से सही हैं? सही आंसर है बी, केवल 2। पहला स्टेटमेंट गलत है। पीआईओज, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, भारतीय मूल के व्यक्ति, और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। तो पीआईओज एवं ओसीआई कार्ड धारक कभी भी भारत के नागरिक नहीं रहे, ये गलत है। जिनको भी ये कार्ड दिए गए हैं वे प्रवासी भारतीय कहलाते हैं, बाहर प्रवास करते हैं। लेकिन पहले ये कभी अतीत में भारत के नागरिक थे और इन्होंने या तो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ दिया या फिर इन्होंने
जैसे ही विदेश में किसी राष्ट्र की नागरिकता को स्वीकार किया तब भारत की नागरिकता से इनको वंचित किया गया है। लेकिन पहले ये कभी अतीत में भारत के नागरिक थे, भारत का पासपोर्ट इनके पास रहा था, तभी सरकार ने और संसद ने इनको ये कार्ड जारी किए। इन दोनों कार्ड में अंतर होता है। अंतर ये है कि पीआईओज कार्ड उन प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है, उन प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है जिन देशों में वे निवास कर रहे हैं, यदि वहां का देश दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान नहीं करता है। और ओसीआई कार्ड उन प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है जिन देशों का संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है। तो ओसीआई कार्ड को भारत में दोहरी नागरिकता के समान माना जाता है, लेकिन है नहीं। तो जैसे अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, तो ओसीआई कार्ड के माध्यम से उनको कुछ सुविधाएं दी गई हैं भारत में, और पीआईओज कार्ड के माध्यम से वे सुविधाएं कम हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। दोनों ही श्रेणी के व्यक्तियों को गैर कृषि वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हैं, नॉन एग्रीकल्चर कॉमर्शियल राइट। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही श्रेणियों के व्यक्ति भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, कृषि संबंधी कार्य वो यहां पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, व्यापार वाणिज्य यहां कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनको अधिकार दिया हुआ है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, संसद में वह सांसद या सदस्य नहीं बन सकते। तो राजनीतिक अधिकार उनको प्रदान नहीं किए गए, और कृषि भूमि खरीदने का अधिकार अभी इन दोनों को नहीं दिया गया है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट ही सही है यहां पर। तो आंसर हुआ बी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन किसी व्यक्ति ने जिस भी आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, वह निम्न में से किस अधिकार का दावा कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त की है 1955 अधिनियम के तहत 5 आधारों पर, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर और पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा या किसी भूभाग के सम्मिलन के आधार पर, तो देन नागरिकता प्राप्त करने के बाद वह किस प्रकार के अधिकारों का दावा कर सकता है भारत में? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सही आंसर है इसका बी, केवल 2 सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अन्य व्यक्तियों की तुलना में विधि के समक्ष समता का दावा कर सकता है, अन्य व्यक्तियों की तुलना में नहीं। विधि के समक्ष समता या कानून के सामने समानता अनुच्छेद 14 में दी गई है, और अनुच्छेद 14 नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को प्राप्त है। तो देन व्यक्तियों की तुलना में भारत का कोई भी नागरिक ज्यादा अधिकार की वकालत या दावा नहीं कर सकता। व्यक्ति और नागरिक दोनों को बराबर अधिकार है अनुच्छेद 14 के अधीन। कानून दोनों को समान तरीके से रेगुलेट करेगा, नागरिक और व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अपनी पसंद से भारत में व्यापार करना और निवास करना, अधिवास करना, यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है, और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। इसलिए इस आधार पर वह व्यक्तियों की तुलना में अधिकार का दावा कर सकता है कि मैं भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना चाहता हूं, मकान बनाना चाहता हूं और व्यापार करना चाहता हूं, लेकिन व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो देन इस कानून के अधीन जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, क्या शर्तें हैं उसकी? इस संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। सही आंसर है ए, केवल एक। उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होना चाहिए। जन्म के आधार पर नागरिकता कब मिलेगी? तो पहली शर्त यह है
कि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में होना चाहिए, भारत की भूमि पर जन्म होना चाहिए इस डेट को या इस डेट के बाद। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, उसके जन्म के समय माता पिता दोनों का भारत का निवासी हो या नागरिक होना अनिवार्य है। गलत बात, दोनों का नहीं, माता पिता में से यदि कोई एक भी भारत का नागरिक है तब भी उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक उस समय अवश्य होना चाहिए। देन यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि आतंकवादी, देशद्रोही, घुसपैठिए भारत में अपने बच्चों को नागरिकता प्रदान नहीं करा सकें, क्योंकि वर्तमान में किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है और उसके माता पिता की नागरिकता पर विचार नहीं किया जाएगा, तब राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों के बच्चे भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर जाएंगे और फिर वे देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे। इसलिए शर्त जोड़ दी गई है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक उस समय होना चाहिए, जिससे गलत व्यक्तियों को भारत में बसने से रोका जा सके। तो सही आंसर हुआ ए, केवल एक। तो ये थे नागरिकता संबंधी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन एवं आंसर। अगले वीडियो में हम संविधान के किसी नेक्स्ट पार्ट पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।